जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा फिर गोंडवाना साम्राज्य पर। गोंडवाना साम्राज्य के उत्कर्ष में राजा संग्राम सिंह का योगदान। मध्यकाल के महानतम सम्राटों में मदन सिंह और संग्राम सिंह का नाम मुख्य रूप से आता है, जिन्हें संग्राम शाह या मदन शाह भी कहा जाता है। ये दोनों गोंडवाना राज्य के राजा थे। गोंडवाना साम्राज्य को उत्कर्ष तक ले जाने में इन दो शासकों का विशेष योगदान माना गया है। कहा तो यह भी जाता है कि राजा संग्राम शाह को भगवान भैरवनाथ की कृपा प्राप्त थी और इसलिए वे जीवन पर्यंत कभी युद्ध में हारे नहीं, अपराजेय रहे हैं। गोंडवाना साम्राज्य के संस्थापक यादव राय के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई है। उनके बाद कई और राजा हुए, लेकिन उनमें कोई विशेष योगदान रहा है तो वो राजा मदन सिंह का रहा है, जिन्हें कहीं कहीं मदन शाह भी लिखा गया है। राजकवि पंडित जय गोविंद के अनुसार 34वें पीढ़ी में मदन सिंह राजा हुए थे और उन्हें मदन शाह भी, जैसा कि मैंने कहा जाता है, और बहुत प्रतापी राजा थे। उन्होंने ही गोंडवाना साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। जिस नींव को यादव राय ने या यदुराय ने डाला था, उसको मजबूत करने का श्रेय मदन सिंह को जाता है और यहीं से गोंडवाना साम्राज्य का वास्तविक उत्कर्ष शुरू होता है। मदन सिंह के बाद कई राजा गोंडवाना की राजगद्दी पर बैठे, जिनमें मुख्य रूप से राजा अर्जुन सिंह का नाम विशेष रूप से यहां उल्लेख करना आवश्यक होगा। इन्हें अर्जुन दास कहा जाता है। इनका बाद में अर्जुन सिंह नाम था और ये राजा संग्राम सिंह के पिता थे। वही राजा संग्राम शाह जिन्हें कहा गया है। अबुल फजल ने अकबरनामा में उल्लेख किया है कि अर्जुन सिंह के सिंहासन पर बैठने के बाद अर्जुन सिंह को अपने ही बड़े बेटे अमान दास के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये वही अमान दास हैं जिन्हें बाद में संग्राम सिंह या संग्राम शाह के रूप में लोगों ने जाना, सुविख्यात हुए हैं। माना जाता है कि अमान दास उर्फ संग्राम शाह को उनके युवावस्था में ही उद्दंडता के कारण या कुछ और कारण से उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें रीवा के बघेल राजा वीर सिंह देव ने शरण दी थी। और कहा यह भी जाता है कि राजा वीर सिंह देव उन्हें एक प्रकार से उन्होंने गोद ले लिया था और बाद में राजा अर्जुन सिंह जो गोंडवाना के राजा थे, उन्होंने अपने छोटे पुत्र यानी अमान दास के या संग्राम शाह के जो छोटे भाई थे जोगी दास, उनको राजा बनाने की घोषणा की और इससे अमान दास और संग्राम शाह एक ही है। नाम पहले अमान दास था, बाद में संग्राम शाह पड़ा, इसलिए अमान दास भी नाम बार बार आएगा वीडियो में, उसको संग्राम शाह ही आपको समझना है। तो संग्राम शाह ने अर्थात अमान दास ने अपने ही पिताजी के उस निर्णय का विरोध किया जब उन्होंने उनके छोटे भाई को राजसत्ता सौंपने की बात कही और एक प्रकार से जबरदस्त विद्रोह कर दिया। और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। कुछ लोगों ने लिखा है कि उनको गद्दी से उतार दिया। कुल मिला के संग्राम सिंह राजा बने। इस ऐतिहासिक प्रमाण कहें तो ये सती ग्रंथ में भी मिलता है और अमान दास के बारे में कुछ उल्लेख जो है अबुल फजल और तमाम इतिहासकारों के पास भी मिलता है। अब मैं आता हूं सीधे अमान दास या संग्राम शाह पर। एक तो बड़ी मुश्किल इनके साथ ये है, कोई कहता है कि 1510 से ये 1543 तक राजगद्दी पर है, कोई कहता है 1480 से 1541 तक गद्दी पर है, कोई कहता है कि 1480 से 1543 तक गद्दी पर है। अर्थात इनका जो गद्दी पर बैठने का कार्यकाल है ज्यादातर जगह पर 1480 लिखा गया है, लेकिन इनका जो मृत्यु का कार्यकाल है कहीं 1541, कहीं 1542, कहीं 1543 लिखा गया है। और कहा यह जाता है कि ये जब सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने ही गोंडवाना साम्राज्य के उत्कर्ष का काम शुरू किया था। गोंडवाना साम्राज्य के विस्तार का काम इन्होंने शुरू किया था और इनके ही
समय में गोंडवाना साम्राज्य सबसे अधिक समृद्धशाली शक्तिशाली साम्राज्य बना था। यह भी लिखा गया है कि संग्राम शाह का युद्ध गयासुद्दीन खिलजी के बेटे महमूद खिलजी सेकंड के साथ भी हुआ था। इस युद्ध में संग्राम शाह ने गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह की मदद की थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गयासुद्दीन खिलजी के बेटे महमूद खिलजी सेकंड ने जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह पर हमला किया, तब राजा संग्राम सिंह ने रायसेन के युद्ध में बहादुर शाह की मदद की थी और महमूद खिलजी को हरा दिया था। बहादुर शाह इतना खुश था कि वो संग्राम शाह को उसने संग्राम सिंह को शाह की उपाधि दी। तब से ये संग्राम सिंह संग्राम शाह हो गए। संग्राम शाह के बारे में यह भी लिखा गया है कि उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी की भी मदद की थी। फरिश्ता के अनुसार इसी कालखंड में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का जो भाई था जलालुद्दीन लोदी, वो बगावत कर गया। अपने ही भाई से बगावत करके वो उनके संरक्षित राज्यों में, उनके मित्र राज्यों में भी उसने हमला करने की योजना बनाई और उसी क्रम में उसने गढ़ा कटंगा पर भी हमला करने की कोशिश की। तब राजा संग्राम शाह ने उसको करारी शिकस्त देते हुए उसे परास्त किया और उस विद्रोही भाई को पकड़कर इब्राहिम लोदी को सौंप दिया। राजा संग्राम शाह के शौर्य पराक्रम से खुश होकर के उनको जो शाह की उपाधि मिली थी, गुजरात के सुल्तान ने दिया था, इब्राहिम लोदी ने भी उस उपाधि को स्वीकार किया कि हाँ, वास्तव में आप शाह की उपाधि के लायक है। यह भी कहा जाता है कि संग्राम सिंह ने शेर शाह के विरुद्ध राजा कीरत सिंह चंदेल की भी मदद की थी। जब शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर सूर्यवंश की नींव रखी थी और साम्राज्य विस्तार के लिए उसने बुंदेलखंड की ओर रुख किया था, तो कालिंजर की सुरक्षा भी खतरे में आ गई थी। वहां के राजा कीरत सिंह जो चंदेलों के राजा थे, उन्होंने संग्राम शाह से मदद मांगी थी और यहीं से बताया जाता है कि राजा संग्राम शाह और कालिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल के मध्य मैत्री स्थापित हुई, मित्रता की संधि हुई और राजनीतिक संधि को और मजबूत करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए संग्राम सिंह ने अपने पुत्र दलपत शाह के लिए राजा कीरत सिंह से उनकी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कीरत सिंह ने साथ स्वीकार किया और संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह जब राजा बने तो दुर्गावती से उनका विवाह किया। हालांकि इसको लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। देखिए, कुछ इतिहासकारों ने स्पष्टता नहीं दिखाई है। मैं समझता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को जरा उल्लेख करें, शोध करें कि शेर शाह ने कालिंजर पर हमला नवंबर 1544 में किया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। शेर शाह ने कालिंजर पर नवंबर 1544 में हमला किया था और बड़ा लंबा घेरा डालने के बाद मई 1545 में वो किला टूटा था। उस किले को बारूद से उड़ा दिया गया था और उसी बारूद के उड़ने से प्रभावित होकर के शेरशाह भी बुरी तरह झुलस गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी और यह भी कहा जाता है कि इसी युद्ध में राजा कीरत सिंह भी मारे गए थे। यह भी उल्लेख कई इतिहासकार मिलते हैं। अनेक ऐतिहासिक विवरण में यह उल्लेख मिलता है कि संग्राम शाह की मृत्यु 1541 में हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा है, लिखा है 1542 में हुई थी। फिर भी कहीं कुछ लोगों ने 1543 का भी जिक्र किया है। अगर हम 1541, 1542, 1543 कुछ भी मान लें तो इसमें कोई भी विवरण शेर शाह सूरी के हमले से मेल नहीं खाता, क्योंकि शेर शाह सूरी का हमला नवंबर 1544 में हुआ था, यह तिथि दर्ज है, और 1545 में उसने किले को तोड़कर विजय प्राप्त की थी। यह बड़ा विरोधाभास है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब शेर शाह सूरी का हमला 1544 में हुआ और 1545 में उसने किले को तोड़ा और 1541 से 43 के बीच संग्राम शाह की मृत्यु हो गई थी, तो ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें संग्राम शाह ने कीरत सिंह की सहायता की थी और जिसके आधार पर राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे? ये बड़ा वैसा मामला है, इसको मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, इतिहास में स्पष्ट नहीं हो रहा है।
हमारे व्यूअर्स भी इस पर जरा मार्गदर्शन करें। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस युद्ध में राजा कीरत सिंह जब मारे गए थे, जबकि कहीं ये भी दर्ज किया गया है कि संग्राम सिंह के मरने के बाद, चूंकि उन्होंने वादा कर लिया था अपने पुत्री का उनके पुत्र के साथ विवाह करने के लिए, तो उनके मरने के 1 साल बाद अपनी पुत्री का विवाह किया था दलपत शाह के साथ। हालांकि जहां तक दलपत शाह का सवाल है, उनके क्षत्रिय होने या गौड़ होने को लेकर भी मतभेद है। मैंने पुराने वीडियो में कहा था, क्योंकि गोंडवाना साम्राज्य के किसी राजा ने अपने नाम के साथ गोंड या गौंड शब्द का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए यह गहन शोध का विषय है कि ये आदिवासी समुदाय से थे अथवा क्षत्रिय राजवंश के थे। गोंडवाना शासकों के बारे में मलाबी धधेले क्षत्रिय होने की भी बात आई है, जो 3 कुरी क्षत्रियों में आते हैं। इनका वैवाहिक संबंध चंदेलों के साथ, बुंदेलों के साथ, उनके राज परिवारों में होता रहा है, ये भी इतिहास में देखने को मिलता है। और महारानी दुर्गावती राजा कीरत सिंह चंदेल की बेटी थी। दलपत शाह माराबी क्षत्रिय रहे होंगे, इसलिए तो कीरत सिंह ने ये संबंध स्वीकार किया। अन्यथा उस दौर में कोई राजपूत किसी आदिवासी को कन्यादान क्यों करता, ये एक सवाल उठता है। संग्राम सिंह के बारे में मैं और बात करूं तो उन्हें 52 गढ़ाधिपत्य भी कहा जाता है। 52 गढ़ों को उन्होंने जीता था। 52 गढ़ में गोंडवाना साम्राज्य फैला हुआ था। रामनगर प्रशस्ति में लिखा है, प्रतापी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र संग्राम शाह ने 52 गढ़ों को जीत लिया था। ये किले उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जो अभेद्य दुर्ग समझे जाते रहे हैं। और ये 52 गढ़ वर्तमान में आज के लगभग 13 जिलों में फैले बताए जाते हैं। अबुल फजल गोंडवाना राज्य के बारे में लिखता है कि उस राज्य के पूर्व में रतनपुर अर्थात झारखंड का इलाका, पश्चिम में रायसेन अर्थात मालवा का इलाका जिसकी लंबाई 150 कोस थी, उत्तर में पन्ना यानी बुंदेलखंड का इलाका और दक्षिण में दक्कन का सूबा जो बरार का इलाका है, वहां तक ये फैला हुआ था। और ये 80 कोस इसकी चौड़ाई थी, 150 कोस लंबाई, 80 कोस चौड़ाई, और इसे राज्य को गढ़ कटंगा राज्य बोला जाता था। इस दृष्टि से देखा जाए तो संग्राम शाह का साम्राज्य लगभग इंग्लैंड के क्षेत्रफल के बराबर था। इन 52 गढ़ों की बात करें तो इनमें गढ़ा है, मारूगढ़ है, पंचेलगढ़ है, सिंगौरगढ़ है, अमोदा है, कनौजा है, बक्सरा है, टीपागढ़ है, रामगढ़ है, प्रतापगढ़ है, अमरगढ़ है, देवगढ़ है, पाटनगढ़ है, फतेहपुर है, निमवागढ़ है, भौरागढ़ है, बरगी है, गुलसौर है, चावड़ी है, डूंगरताल है, करवागढ़ है, झंझनगढ़ है, लाफागढ़ है, सौठागढ़ है, दियागढ़ है, बांकागढ़ है, पवई करहिया है, शाहनगर है, धमोनी है, हाटा है, मड़ियादो है, गढ़कोटा है, शाहगढ़ है और गढ़पहरा है, दमोह है, राजगिरी है, इटवा है, खिमलासा है, गढ़ गुन्नौर है, बारीगढ़ है, चौकीगढ़ है, राहतगढ़ है, मकड़ाई है और बहुत सारे जैसे कारूबाग है, कुरबाई है, रायसेन है, औरासो है, भोपाल है, उत्पलगढ़ है, पन्नागढ़ है, देवरी है, गौड़ झामर है। ऐसे 52 गढ़ों का जिक्र मिलता है जो इन्होंने जीता था। मैं इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करूं तो संग्राम सिंह एक सफल कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने अपने समकालीन कई बड़े राजाओं शक्तियों के साथ संबंध स्थापित किए थे। उनके दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम के साथ भी थे, गुजरात के बहादुर शाह सुल्तान बहादुर शाह थे, उनके साथ भी अच्छे संबंध थे, पड़ोसी राजा बघेल के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे थे और उन्होंने कालिंजर के चंदेल राजाओं के साथ भी बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए थे। उनका राज्य विस्तार भी एक विशाल क्षेत्र के रूप में था। रामगढ़ के शिलालेख में भी उनके साम्राज्य में 52 गढ़ का उल्लेख मिलता है और ये 52 गढ़ 52 ब्लॉकों में बताया गया भी उल्लेख मिलता है। इन्होंने बड़ा योगदान अन्य क्षेत्रों में दिया है। वास्तुकला में देखें तो इन्होंने राज्य में किलेबंदी पर बहुत ध्यान दिया। चूनागढ़ जो नरसिंहपुर में है, सिंघौरगढ़ किला जो दमोह में है, मदन महल जो गढ़ा में है, ये सब किले कहते हैं इन्होंने बनवाए थे। अनेक मंदिर और मठों का निर्माण कराया था। इनके साथ ही जल प्रबंधन के लिए तालाबों का बहुत निर्माण कराया था, उनके जीर्णोद्धार कराए थे
उनका राजमहल जो संग्राम सागर है, ये सब उनकी बहुत अमिट स्मृति चिन्ह है जो आज भी देखने को मिलती है। वो साहित्य के भी बहुत प्रेमी थे और कला के महान संरक्षक माने गए थे। वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे। उन्होंने रसरत्न माला नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था और दामोदर ठाकुर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था उन्होंने। उन्होंने संग्राम शाही, विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय नामक दो निबंध लिखे थे। ये जो दामोदर ठाकुर हैं, इन्होंने भी काफी साहित्य लिखे हैं। लिपि और मुद्रा की बात करें तो उसमें कहा गया है कि राजा संग्राम सिंह ने अपने राज्य में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। बड़ा धनाढ्य साम्राज्य था। उन्होंने अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि में और तेलुगु लिपि में भी चीजें उसमें दर्ज कराई थी। दो भाषाओं में इनके मिलते हैं सिक्के। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं इस वीडियो में समेट नहीं पाया हूं। अगले वीडियो में बात करूंगा। खास तौर से अगले वीडियो में रानी दुर्गावती पर एक विशेष जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को आज मैं यहीं पर विराम देता हूं। आप जरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारी टीम को प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।